जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था। मैंने टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 यानी यूक्लिड का ज्यामिति परिचय। इसका जो प्रश्नावली है 5.1, इस प्रश्नावली को मैं कराऊंगा और बिल्कुल ही आसानी से आपको चीज़ें समझाता हूं। चलिए इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। कोशिश करेंगे कि पूरे प्रश्नावली एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर और समझते हैं, और कॉन्सेप्ट मैं आपको बोलूंगा, आप चीज़ों को नोट कीजिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से, है ना, ये कथन है, ठीक है ना, इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। यानी ये जो कथन है 1 2 3 4 5, टोटल 5 जो कथन है, इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ये हमें बताना है, और साथ में कारण देना है ना, क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य है। तो समझिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक बिंदु से, है ना, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए मेरे पास ये एक बिंदु है। क्या है ये? एक बिंदु है। इस बिंदु से अगर मुझे रेखा खींचना हो तो देखिएगा कैसे खींच सकता हूँ। ऐसे 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 ऐसे। यानी आप नोटिस करेंगे कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, यानी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपको समझ में आया? तो क्या कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है कि केवल एक ही, ये गलत है, यानी ये है असत्य। क्या है ये? असत्य। और आप कारण में नीचे क्या लिखेंगे कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ये कारण में लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? फिर सुनिए कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रश्न। देखिएगा कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, है ना। दो भिन्न बिंदु हैं। ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए कि एक ये बिंदु है, ठीक है, और एक ये बिंदु है। दो बिंदु हो गया। तो कह रहा है कि दोनों बिंदुओं से ना असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। बिल्कुल नहीं। देखिए दो बिंदु से अगर आप खींचोगे तो एक ही रेखा बनेगी, कभी भी असंख्य नहीं हो सकती, यानी बहुत सारी अनगिनत रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। इसका मतलब क्या है? ये असत्य है। क्या है ये? असत्य। और कारण में क्या लिखेंगे कि दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है ना। दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये आप कारण दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है ना। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा क्या होता है कि जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे है, ठीक है, ये रेखा है, ठीक है। अगर इस रेखा को देखेंगे, ये दो बिंदु दिखाई दे रहा है, इस दोनों बिंदुओं को बढ़ा सकते हैं, ऐसे आगे की तरफ और इधर भी, है ना, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेखा थी ना, ये थी शांत रेखा। यानी शांत रेखा में दो बिंदु होंगे, डॉट होगा, और इन डॉट को खींच के आप बढ़ा सकते हो, दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये होगा सत्य। क्या होगा? सत्य। और कारण में आप लिख दीजिएगा कि हाँ, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गया, तीसरा भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि यदि दो वृत्त, है ना, यदि दो वृत्त
बराबर है। अब देखिए दो वृत्त क्या है, बराबर है। देखिए एक वृत्त ये बनाता हूं और एक ये वृत्त बनाता हूं, ठीक है। जो इस वृत्त का केंद्र होगा पहले वाले का, वही केंद्र दूसरे वाला का होगा। तो दोनों वृत्त क्या है, बराबर है। तो यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ये बात कह रहा है। देखिए जब ये दोनों वृत्त बराबर हैं तो इन दोनों वृत्त को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, है ना। जब इस वृत्त को उठा के जब इसके ऊपर रखोगे तो पूर्ण रूप से एकदम इसको बराबर ढक लेगा, यानी इसके ऊपर ही बैठ जाएगा। इसका मतलब कि दोनों वृत्त बराबर हैं। और जब दोनों वृत्त बराबर होंगी तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये बात बिल्कुल ही सत्य है, यहाँ पे लिख दूंगा सत्य है, ठीक है। ये क्या है, तो सत्य है। और कारण में क्या लिखोगे कि यदि दो वृत्त बराबर होती हैं तो वो दोनों वृत्त एक दूसरे के संपाती होती हैं, इसलिए उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू, देखिए जो ये ए बी है ना वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। और पी क्यू बराबर एक्स वाई, ठीक है। और ये जो पी क्यू है वो एक्स वाई के क्या है, बराबर है। तो ए बी बराबर एक्स वाई। देखिए ए बी जो है कि पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है कि एक्स वाई के बराबर है। तो बताइए तीनों आपस में बराबर हुई कि नहीं हुई। जैसे मेरे बराबर कोई और लड़का है और उसके बराबर कोई और लड़का है, इसका मतलब कि इनडायरेक्ट मैं और तीसरा लड़का बराबर हो गए। तो बस ये आपको इसमें क्या लिखना है कि ये क्या है, तो सत्य है। क्या है, सत्य है। और कारण में लिखोगे, कारण में क्या लिखोगे कि जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के बराबर होती है और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के बराबर होती है तो पहली वस्तु और तीसरी वस्तु आपस में बराबर हो जाती है। ये कारण में नोट कर लीजिएगा। ये हो गया प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पदों में से, है ना, प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। देखिए जो पद है, ठीक है, इसका प्रत्येक का परिभाषा देना है। और क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, ठीक है, वे क्या हैं। यानी जब आप इसको परिभाषित करोगे तो उस परिभाषा के अंतर्गत कुछ ऐसे पद होंगे जिनको परिभाषित करने की जरूरत है। तो वो पद क्या है, उनका नाम बताना है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे, और ये भी बताना है कि आप इनको कैसे परिभाषित कर पाओगे, ये भी बताना है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, समांतर। ध्यान सुनिए, समांतर रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो आप इसको कैसे परिभाषित करोगे, सुनिएगा और लिखिएगा। देखिए समांतर रेखाओं के लिए हमेशा दो रेखाएं होंगी। कितनी होंगी, दो रेखाएं होंगी। देखिए ये एक मैंने रेखा खींच दिया, ये वाली एक, ठीक है, और एक ये रेखा। और ये दोनों रेखाएं जो है कि एक दूसरे के समांतर होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगी, समांतर रेखाएं। यानी ऐसी दो रेखाएं जो खींची जाएं, है ना, ऐसी दो रेखाएं जो खींची जाएं तो उनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। उनकी बीच की दूरी समान हो, अर्थात एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं। उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। फिर से सुनिएगा कि ऐसी दो रेखा जिसे जब खींची जाए तो वो एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात वो कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, उन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। अब समझिए, जब यहाँ पे अब कह रहा था कि इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, बिल्कुल है। जैसे मैंने बोला कि रेखा, है ना, क्या मिला है आपको, रेखा। तो अब बताइए रेखा शब्द को परिभाषित करने की जरूरत है कि नहीं है। मैंने बोला ना कि ऐसी रेखा, ऐसी दो रेखा जो क्या हो, समांतर हो, यानी एक दूसरे से समान दूरी पर हो, ठीक है, और जो एक दूसरे को कहीं भी कट ना करें। तो समझ में आ गया, ये रेखा समझ में आ गया। तो ये क्या है, समांतर रेखा है। पूरा कंप्लीट हो गया, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग कि
लंब रेखाएं क्या होती हैं। देखिएगा दूसरा लंब रेखाएं, आप लोग नोट्स ना बनाते चलिएगा, साथ में चीज़ों को मैं बोल रहा हूं तो नोट करते चलिएगा, और पिक्चर के साथ भी। लंब रेखाएं है ना, क्या है, लंब रेखाएं। देखिए नाम लिखा है लंब, यानी ऐसी दो रेखाएं है ना जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, है ना, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं वो क्या कहलाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे देखिएगा अगर मैं ऐसे कर दूं, है ना, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये वाली एक रेखा है, एक ये वाली रेखा है, ठीक है, ये वाली एक रेखा है, ठीक है, और दूसरी ये वाली रेखा है, ठीक है, और ये एक दूसरे को किस पे काटती है, तो लंब पे काटती है, यानी इसको बोलते हैं लंब रेखाएं, यानी समकोण पर काटती हैं। तो ये जो रेखाएं होंगी क्या होंगी, लंब रेखाएं होंगी। तो क्या कहेगा कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, अर्थात 90 डिग्री पर काटती है, वो क्या कहलाती हैं, लंब रेखाएं कहलाती हैं। कंप्लीट हो गया, चलिए नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेखाखंड। क्या देखते हैं, रेखाखंड। तो देखिए लिखता हूं थर्ड नंबर क्या है हमारा, तो आपका रेखाखंड। क्या है, रेखाखंड। तो देखिए अब रेखाखंड क्या है तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए यदि किसी एक रेखा को देख लीजिए, ये है हमारे पास एक रेखा, ठीक है, अगर इस रेखा के, है ना, कि कहीं भी दो बिंदु ले लूं, क्या ले लूं, दो बिंदु, ठीक है, यदि एक रेखा पे दो बिंदु ले लिए जाए और तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगा ना, है ना, ये न्यूनतम दूरी है। क्या है ये, न्यूनतम दूरी। तो ये जो न्यूनतम दूरी है ना, इसे ही बोलते हैं रेखाखंड। यानी एक रेखा है और उस रेखा पे कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए तो उस दोनों बिंदुओं की न्यूनतम जो दूरी होगी ना, वही होगी रेखाखंड। यानी रेखा का खंड कर देना, तोड़ देना। समझ में आती है, इतना बड़ी रेखा थी, हमने दो बिंदु लेके इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, वही हो गया रेखा का खंड। यानी रेखाखंड का परिभाषा क्या लिखोगे कि यदि किसी रेखा पे, यानी यदि किसी रेखा पे दो अंतिम बिंदु हो, ध्यान सुनिए, यदि किसी रेखा पे दो अंतिम बिंदु हो और उन दोनों बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिएगा, ये पिक्चर भी बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या देखते हैं, नेक्स्ट है 4 नंबर, वृत्त, है ना, वृत्त की त्रिज्या। क्या देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या। देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, यह है हमारा वृत्त और वृत्त का ये है केंद्र। यानी क्या लिखेंगे कि किसी वृत्त के केंद्र से, है ना, देखिए किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, देखिए बाहर वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं परिधि। क्या है, तो वृत्त की परिधि, यानी वृत्त के, किसी वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा, देखिए मिलाने वाली रेखा, है ना, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुनिए कि किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। पिक्चर बना लीजिए, ये हमारा त्रिज्या हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ग, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज, वर्ग। तो देखिए 5 नंबर क्या है आपका, वर्ग। अब देखिए वर्ग क्या है, तो वर्ग में क्या होता है ना कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और बराबर के साथ साथ, है ना, ये सब एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं या मिलती हैं। बात समझ में आ गई, सब एक दूसरे को क्या करती हैं, समकोण पर काटती हैं या एक दूसरे से समकोण पर मिलती हैं, तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। आपने यानी आप क्या लिखोगे कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है, वो क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा ये हमने परिभाषित कर दिया, ठीक है। बस आपको परिभाषित करना है, बाकी ये जो चीजें लिखी हुई है ना, इस पे उतना फोकस नहीं करना। ये आपको परिभाषा जो मैंने बताया वो आपको याद होना चाहिए। यानी पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप नोट्स बनाइएगा। तो जो चीज मैं बोला ना, उसको आप कॉपी पे अपने बाई हैंड के द्वारा नोट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं
पर विचार कीजिए। देखिए नीचे जो है कि दो अभिधारणा दी गई है 1 और 2, ठीक है। इन दोनों पे विचार करना है कि आखिर में इन अभिधारणाओं से क्या स्पष्ट होता है। तो समझिएगा ध्यान से, ठीक है, कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, देखिएगा दो भिन्न बिंदु, देखिए एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, ये ए है और ये बी है। इसने कहा है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरी बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है, ठीक है ना। यानी ये जो सी है ऐसा विद्यमान है कि इसके बीच में क्या है, ये सी है, ये बात उसने कहा है, ठीक है। चलिए ये पहला कंडीशन था, क्या था, ये पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं, दिख रहा है ना, सही बात है, यहाँ 3 बिंदु विद्यमान है, बिल्कुल सही है, कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब ये 3 जो बिंदु है ना वो एक रेखा पे है ही नहीं। इसका मतलब कि अगर दूसरे कंडीशन की बात करूं तो देखिए एक ये बिंदु हो गया ए, ठीक है, और एक ये बिंदु हो गया आपका बी, और इन दोनों को जब मिला दोगे तो बनेगा रेखा। क्या बनेगा, रेखा। तो कह रहा ना कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। मतलब कि अगर रेखा बन रहा है तो इसमें जो सी होगा ना वो नहीं होगा, यानी सी कहाँ होगा, कहीं नीचे, ऊपर या कहीं भी हो सकता है, बस ए बी पर विद्यमान नहीं है। तो आप सोचिए पहला वाला जो अभिधारणा है और दूसरा वाला, इस पे आपने विचार किया, इस पे देखा कि आपको क्या मिला। पहला यही दिखा कि पहले वाले में कह रहा था कि ए और बी जो बिंदु है इसके बीच में, यानी इसमें कहीं ना कहीं इसी पर सी क्या है, विद्यमान है। दूसरा कह रहा था सी इस पर है ही नहीं, ठीक है। 2 कंडीशन। अब इससे क्या निकला है निष्कर्ष, ये हमें बताना है। देखिए क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, बिल्कुल है। क्या है इसमें देखिएगा। अब पहला वाला अभिधारणा देखिए, इसमें क्या आपको शब्द दिख रहा है, एक तो दिख रहा है बिंदु, क्या दिख रहा है, बिंदु। बिंदु को परिभाषित, यानी ये शब्द ऐसा है जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। दूसरा, यानी कर नहीं सकते का मतलब कि इसके लिए इस अभिधारणा में उसका कोई परिभाषा नहीं है। तो ये बात हमसे कहा था कि अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, वो है एक बिंदु। और आगे देखिए बिंदु, बिंदु, ठीक है, इसमें क्या है एक, तो यहाँ पे है एक रेखा। देखिए एक रेखा और एक बिंदु, ये वाला बिंदु और ये रेखा, इसमें भी बिंदु है और कोई ऐसा शब्द नहीं है जो अपरिभाषित है। यानी हम क्या लिखेंगे कि हाँ इन अभिधारणा में अपरिभाषित शब्द हैं, जैसे रेखा एवं बिंदु। बात समझ में आ गया, ये आपको लिखना है। फिर आगे क्या कह रहा है कि क्या ये अभिधारणाएं है ना अविरोधी है, बिल्कुल ये एक दूसरे के विरोध में है ना। अविरोधी का मतलब क्या, क्या एक दूसरे के विरोध कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हाँ ये अभिधारणाएं एक दूसरे की क्या है, अविरोधी हैं, यानी एक दूसरे का विरोध बिल्कुल ही नहीं कर रही है, ठीक है। ये अविरोधी हैं, दोनों का मतलब ही अलग अलग है, ठीक है। एक पे कह रहा था कि है, एक पे कह रहा था कि है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों का मतलब ही अलग अलग है, यानी ये अविरोधी है, ठीक है। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, जी नहीं, है ना। ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है, जबकि ये यूक्लिड की अभिग्रहित से प्राप्त होती हैं, है ना। अभिग्रहित पे आधारित है, प्राप्त नहीं होती, लिखेंगे अभिग्रहित से आधारित है, ठीक है। और यहाँ कह रहा था अभिधारणा से प्राप्त होती है, तो लिखिएगा कि नहीं अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि ये अभिगृहित से क्या है, प्रभावित है या परिभाषित है। बस ये था हमारा, इसी में चीजों को आपको लिखना था, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना वो चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, ठीक है। देखिए दो बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं के बीच में कौन है, सी है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये एक बिंदु है आपका ए और ये एक बिंदु है बी, ठीक है। और इन बिंदुओं को मिला दो तो क्या बनेगा, एक रेखा, और इसके बीच में है आपका सी। ये बात उसने कहा है। सी कह रहा है कि ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, यानी जो ये AC है और ये BC ये आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब कह सकता हूं कि AB का मध्य में क्या है, C है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि
AC बराबर 1/2 AB। क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC जो है, देखिए जो AC है ना वो AB का क्या है, आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आकृति मैंने बना दिया। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ था कि A और B के बीच में एक बिंदु क्या है, C है। ठीक है, कि AC बराबर BC हमें लिखूंगा दिया है। क्या है, दिया है। क्या दिया हुआ है तो आप देखिएगा, देखिए AC बराबर BC दिया है तो नीचे लिख दूंगा AC बराबर BC, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, AC बराबर 1/2 AB, तो लिखूंगा सिद्ध करना है, नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो देखिए AC बराबर 1/2 AB। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए जो दिया है ये AC बराबर BC, मतलब कि ये वाला दूरी इसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है AC बराबर ½ AB, इसका मतलब कि अगर 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2AC बराबर क्या हो जाएगा, AB। इसका मतलब जो ये AC है ना वो कितने हैं, 2 हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस AC बराबर BC में दोनों तरफ AC जोड़ दूंगा। तो ठीक है, अब नीचे लिखूंगा क्या कि AC बराबर BC। ठीक है, ये दिया हुआ था। अब नीचे लिखूंगा कि AC दोनों, अब क्यों आप कहेंगे कि AC ही जोड़ रहा हूं, क्योंकि देखिए ना इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2AC हो जाएगा। हमारे यहाँ एक ही है तो एक और जोड़ देता हूं, AC दोनों तरफ। ठीक है, या ऐसे लिख देंगे कि दोनों तरफ AC जोड़ने पर, है ना। अब दोनों तरफ जोड़िए तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AC बराबर AC प्लस BC होगा। देखिए AC और AC क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2AC बराबर AC प्लस BC। देखिए AC प्लस BC नोट करेंगे यहाँ पे, AC प्लस BC देख रहे हैं, AC और BC को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AB, यानी 2AC बराबर क्या हो गया, AC प्लस BC। तो देखिए 2AC, अब AC प्लस BC बराबर क्या है आपका, AB है, तो लिख दूंगा AB। तो बताइए AC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। यही हमसे कहा था कि भैया सिद्ध कीजिए, तो ये हो गया प्रूव्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो 5 आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है, समझिएगा, ध्यान से देखिए, चीजों को सीखिएगा। देखिए कह रहा है कि प्रश्न 4 में, देख रहे हैं 4 प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न 4 में जो C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, ये बात सही था कि C क्या था, मध्य बिंदु था ना। ये बात उसने कहा है कि एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, इसका मतलब बीच में था। ठीक है, तो कहलाता था कि भैया C क्या है, AB का मध्य बिंदु है। बात सही है। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो सिद्ध यही करना है कि अगर एक रेखा है उसका मध्य बिंदु जो है ना कि केवल एक ही होता है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए एक रेखा, ये मान लेता हूं हमारे पास ये रेखा है A और दूसरा है ये B। ठीक है, तो मान लेता हूं कि इसके 2 मध्य बिंदु है, लेकिन हमको क्या करना है कि एक और एक ही होना चाहिए सिद्ध करने पर। तो देखिएगा मैं मान लेता हूं कि माना AB रेखाखंड का 2 मध्य बिंदु है, और दोनों का नाम रख लेता हूं, एक का नाम रख लेता हूं P और एक का नाम लिख लेता हूं Q। क्या रखता हूं, P और Q। तो अब मैं P नहीं रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा, P और Q नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ पे कहा है कि भैया C लीजिए। क्या लीजिए, C लीजिए। तो एक मान लेता हूं C और एक मान लेता हूं Q। बात समझ में आ गई, एक तो C हो गया और दूसरा क्या हो गया, Q हो गया। अब समझिएगा, अब क्या लिखूंगा कि माना ठीक है, रेखा खंड AB का मध्य बिंदु, ठीक है, AB का मध्य बिंदु क्या है, C व Q
है ना। एक मैंने सी मान लिया, अपने मन से नहीं मानूंगा क्योंकि यहाँ पे कहा था कि भैया सी का देखिए ना प्रश्न 4 में जो सी है सी के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने सी कर दिया। तो चलिए, माना रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी व क्यू है। अगर ये मध्य बिंदु है तो बताइए, सोचिएगा कि अगर ये मध्य बिंदु है सी और क्यू, तो सोच के देखिए, अगर मैं सी को मध्य बिंदु मानता हूं तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी होगा ना। देखिए अगर मध्य में है तो बराबर बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ऊपर भी तो यही था ना, देखिए क्या हो जाएगा, ए सी बराबर सी बी होगा। ये मध्य में है तो बराबर बराबर होगा ना जी, है ना, बीच में है तो। अब ऐसे ही देखिए, इसको मान लेता हूं समीकरण 1। ऐसे दूसरा देखिए, अगर क्यू मानता हूं, ठीक है, क्यू मानता हूं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ए से क्यू और क्या हो जाएगा, बी क्यू, यानी ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया, ये समीकरण 2। बात समझ में आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ए सी वाला नहीं, ए जो है कि इस बी सी के बराबर था, दिख रहा ना, ए सी जो है कि ये सी बी यानी बी सी के बराबर था क्योंकि मध्य में है। तो जब ये मध्य में है तो देखिएगा, अब लिखूंगा समीकरण 1 में, अब एक क्या है, ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी, है ना। जो सी बी है उसको बी सी भी लिख सकते हो ना, देख लीजिए ए सी और ये बी सी, क्योंकि ये मध्य में है। तो देखिएगा अब ये ए सी बराबर बी सी। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि जो ये अगर मध्य में है, इसका मतलब कि ए बी का क्या है, ये आधा है। समझ में आया, ए बी का क्या है, आधा है। अगर पूरा ए बी है, ये पूरा दूरी अगर ए बी है, अगर इसका आधा कर दूं, ठीक है, तो बताइए ये ए सी निकल जाएगा या बी सी निकल जाएगा, कोई भी भुजा अगर आधा कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। यानी लिख सकता हूं कि ए सी बराबर, ये बी सी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1/2 ए बी, है कि नहीं, क्योंकि बी सी जो भुजा है ना, देखिए बी सी भुजा ये पूरा ए बी का क्या है, आधा है कि नहीं। तो ये हो सकता है। अब इसको मान लेता हूं समीकरण 3। ऐसे ही समीकरण 2 में करूंगा, किसमें, समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में। अब 2 में देखिए क्या है आपका, ए क्यू, क्या है, ए क्यू बराबर बी क्यू, यही ना है। अब देखिए जो ये बी क्यू है, ये भी क्या है, ए बी का आधा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि ए क्यू बराबर 1/2 ए बी हो गया। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से, है ना, समीकरण 3 व 4 से। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से आप देखोगे कि 1/2 ए बी 1/2 अगर बराबर है तो ए सी बराबर ए क्यू, क्या हो जाए, ए सी बराबर ए क्यू। यानी देखिए जो ए और सी है और ए और क्यू है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। समझ में आया, यानी ए सी का दूरी और ए क्यू का दूरी ये दोनों बराबर है। इसका मतलब कि दोनों ये दोनों जो बिंदु है सी और क्यू एक ही पर स्थित है ना, एक ही बिंदु पर है। तो अब क्या लिखूंगा, अतः, है ना, अतः सी तथा क्यू एक ही बिंदु पर है, अर्थात क्या है, समपाती है। क्या है, अर्थात समपाती है। अब ये समपाती है तो क्या कह सकता हूं कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, क्योंकि हमने मध्य बिंदु माना तो था 2, लेकिन फिर आया क्या, 1। इसलिए यहां पे लिखूंगा, इसलिए एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, है ना, केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पूरा कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो नहीं करना है, वो बिल्कुल कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा और प्रश्नावली के साथ साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे रेखा और कोण, चैप्टर नंबर 6। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि AC बराबर BD, ठीक है ना, ये आकृति है, इसमें AC और BD क्या है, बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD, है ना, यानी AB और CD क्या है, ये बराबर है, हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है, लिखूंगा दिया है, क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया है AC बराबर
बी डी। ठीक है, अब चलिए सिद्ध क्या करना है, लिखूंगा सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या करना है आपका, तो ए बी बराबर सी डी। क्या करना है, ए बी और सी डी क्या करना है, ये बराबर करना है, यानी सिद्ध करना है। तो समझिएगा ध्यान से, मुझे ये सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है, तो दिया है वो लिखूंगा ए सी बराबर बी डी। आप नोट करिए, देखिए ये है ए सी ये वाला, ठीक है, और बी डी यानी ये वाला दिया हुआ है। अगर मैं इस AC में से इस BC को माइनस कर दूं, इस BD में से BC को माइनस कर दूं, तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। सेम कंडीशन, यानी क्या लिखूंगा कि दोनों तरफ से BC घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, अब BC घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। ठीक है ना, अब AC में से BC घटा दीजिए। देखिए AC था, उसमें से BC घटा देंगे तो बचेगा AB। क्या बचेगा, AB, यानी AB बराबर, देखिए BD में से BC घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, तो C और D बचेगा। क्या बचेगा, C और D। ये हो गया AB बराबर CD, जो हमें सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। यानी ये पूरा चैप्टर हमारा जो यूक्लिड का ज्यामिति जो प्रमेय था, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें इस क्वेश्चंस का लास्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं करना है, आप उस पर फोकस मत करिएगा। जितना कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है बस उतने ही कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।